तो अगला जो टॉपिक है वो है एडमिक्सचर्स। तो देखिए, कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए हम लोग कई बार एडमिक्सचर्स मिक्स करते हैं और ज़्यादातर ये काम कभी भी डिज़ाइन इंजीनियर रिकमेंड नहीं करता। साइट पे खुद ही जो साइट इंजीनियर्स होते हैं वो अपने हिसाब से, काम के हिसाब से वो डिज़ाइन मिक्स करा भी लेते हैं और एडमिक्सचर्स का रिकमेंडेशन भी डिज़ाइन मिक्स इंजीनियर ही उन्हें बता देता है। आपको सिर्फ है कि जानना चाहिए कि देयर इज ए एडमिक्सचर्स। बहुत तरह के एडमिक्सचर्स होते हैं। कई बार एडमिक्सचर्स हम लोग सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई बार सेटिंग टाइम को घटाने के लिए करते हैं। कई बार एडमिक्सचर्स जो यूज होता है वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट एडमिक्सचर डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसको मिक्स किया जाता है कंक्रीट के साथ, जिससे कंक्रीट जो है आप डिजायर्ड परफॉर्मेंस दे। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिजाइन इंजीनियर के खाते में ये आता नहीं है। लेकिन फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है, जानना चाहिए। IS 456 में देखेंगे तो 5.5.1 में दिया हुआ है और 5.5.6 तक इसी के बारे में चर्चा है। आप उसको जरूर देख लीजिए। डिटेल में IS 9103 में भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर कभी, क्योंकि आप डिजाइन इंजीनियर बनने वाले हैं, आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आप ही के ब्रेन चाइल्ड के हिसाब से सारा काम हो रहा है, तो कभी आपके सामने अगर एडमिक्सचर्स की चर्चा हो जाए, आपसे कोई रिकमेंडेशन या कोई सलाह मांगे, तो आप कहाँ जाएंगे? IS 9103 के पास जा सकते हैं। बाकी पहले आप 456 में ये सारे क्लाउज को पढ़िए, आपको आपके प्रॉब्लम का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो ये था एडमिक्सचर्स। उसके बाद है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो कि RCC का क्या होता है? बैकबोन होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जब हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं तो वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो जाता है, और जो कि पूरे कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्रांति ला दिया है RCC। और क्रांति किस वजह से आया है? क्योंकि हमने कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट डालना सीखा। तो ये जो रेनफोर्समेंट है, इसमें कितनी चीजें आपको जानने वाली हैं, कितनी चीजें जो है मैन्युफैक्चरर अपना करता रहता है रिसर्च, उसके जो कुछ वैल्यूज हैं जो आपके काम आते हैं डिजाइन पर्पसेस के लिए, डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए, तो उसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको दे दूं, हालांकि हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए, रेनफोर्समेंट डालते क्यों है कंक्रीट में? रेनफोर्समेंट इसलिए कंक्रीट में डालते हैं कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कॉम्प्रेशन। कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन में काफी मजबूत होता है। अगर कंक्रीट को, मान लीजिए कंक्रीट है, इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, इसका वेरी ह्यूज स्ट्रेंथ है। लेकिन यही कंक्रीट में जब टेंशन आता है ना, जब टेंशन आएगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है 10% भी कई बार नहीं रह जाता है। अब कोई भी मटेरियल जो टेंशन में बिल्कुल कमजोर है और कंप्रेशन में बहुत मजबूत है, ऐसे मटेरियल को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पर्पसेस के लिए, जहां पे हमारा टेंशन कंप्रेशन दोनों आता रहता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी टेंशन आने की संभावना होती है वहां पे हम लोग डाल देते हैं रीइंफोर्समेंट। और जैसे ही हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं, कंक्रीट लगभग इक्वल हो जाता है स्ट्रेंथ में, चाहे कंप्रेशन हो और चाहे टेंशन हो। और जैसे ही वो इक्वल हो जाता है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं। ऐसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी अब देखिए, रीइंफोर्समेंट बेसिकली दो टाइप के हैं अभी हमारे पास। एक तो है माइल्ड स्टील, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और दूसरा है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डेफॉर्म बार जिसको बोलते हैं, है ना। उसको क्या कर देते हैं? ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है? उसमें रिब्स बन जाते हैं। रिब्स बनने से क्या होता है? उसकी पकड़ जो है कंक्रीट के साथ, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो दो तरह के स्टील अवेलेबल हैं ऐसे आजकल मार्केट में। TMT नाम से भी स्टील आता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, ये जो पहले HYSD आता था उससे भी बेटर होता है ना, उससे भी बेटर होता है। लेकिन अभी हमारे डिजाइन प्रैक्टिसेस में हम लोग उसको भी HYSD ही ट्रीट करते हैं, उसको भी HYSD ही ट्रीट करके ऐसे ही डिजाइन करते हैं। बट हाँ, उसके कुछ फटिग प्रॉपर्टीज और कुछ अदर प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं TMT बार्स के। तो ज्यादातर अभी मार्केट में यूज होता है TMT बार। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप रेनफोर्समेंट के तौर पे TMT बार इस्तेमाल करिए, और उसके जो वैल्यूज दिए होंगे आपको डिजाइन फिलोसफी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको उसका वैल्यूज लेके डिजाइन करना है।
अब देखिए इसमें ना इस तरह से लिखा हुआ आता है Fe415 और Fe500, दो तरह का स्टील आता है। Fe क्या है? Fe415 कहने का मतलब है कि दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है अभी लिटिल लेटर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। और Fe जो है आयरन का केमिकल नेम होता है स्टील का, इसीलिए Fe से इसको डेनोट करते हैं। तो Fe415 या Fe500 ज्यादातर आपको ये वाला अवेलेबल होता है। और आप भी अगर आप फ्री हैं, आपको किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है, तो आप Fe500 ही रिकमेंड किया कीजिए, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। तो स्ट्रेंथ अच्छा होने की वजह से थोड़ी सी इकोनॉमी भी आ जाती है आपके इसमें, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होगा और प्राइस रेंज लगभग सेम ही रहता है, तो ज़्यादा फर्क होता नहीं है, इकोनॉमी थोड़े पैसे बच जाते हैं। इसीलिए आप इसको इस्तेमाल करिए। और आपका कॉम्बिनेशन जो होगा, अगर किसी ने नहीं कहा है तो आप M25 और Fe500 का इस्तेमाल किया कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने कहा है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट का कि नहीं भाई हमें M20 में करना है, Fe415 में करना है, या मुझे माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करना है, इन दैट केसेस देयर आर डिफरेंट फिलॉसफी। लेकिन जब आप फ्री हो तो आपको यही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल इसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और इकोनॉमी भी रहती है। तो रेनफोर्समेंट में बस इतना ही जानना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। बाकी जब हम डिजाइन मेथड्स पढ़ेंगे तो इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल कैसे करेंगे वहां पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। बाकी और भी स्टील होता है, हार्ड रॉन स्टील होता है, स्ट्रक्चरल स्टील होता है। स्ट्रक्चरल स्टील जिससे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर का जब हम बात करेंगे तो इसमें भी इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको जानना है तो इसके IS कोड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 1566 एंड स्ट्रक्चरल स्टील का 2062। तो अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हैं तो इनको भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास आएगा डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो है कि एक और चीज़ है, मैं यहाँ बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि रेनफोर्समेंट वगैरह में जंग लग जाती है। कई बार कई स्टेज में कंस्ट्रक्शन होता है। कई बार हुआ कि अभी कंस्ट्रक्शन हो गया किसी लेवल तक, उसके बाद काम रुक गया और 2-3 महीने काम रुक गया तो कंक्रीट रेनफोर्समेंट में लग गया जंग। अब उस जंग को कैसे साफ किया जाए, तो उसका मेथड होता है सैंड ब्लास्टिंग, उसको कहते हैं। तो सैंड ब्लास्टिंग से हम लोग रेनफोर्समेंट जंग को हटा सकते हैं। जैसा कि नाम है, उसमें क्या करते हैं, हाई स्पीड से सैंड को उस पर मारते हैं, तो क्या करता है जो लेयर उसके ऊपर का जो लेयर लूज जो रस्ट होता है उसको वो साफ कर देता है। तो ये बेनिफिट होता है सैंड ब्लास्टिंग में। तो ये तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली रेनफोर्समेंट के बारे में। वो है एडमिक्सचर्स। तो देखिए कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, अब वर्केबिलिटी क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन वर्केबल बनाने के लिए कई बार क्या, क्योंकि देखिए हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो आपके डिजाइन मिक्स में कई बार ऐसा होगा कि एक वाटर की क्वांटिटी फिक्स दी हुई रहेगी, अगर कुछ ऐसा वर्क है जिसमें आपके उस पानी, जितना पानी दिया है डिजाइन मिक्स में उतना पानी मिक्स करने से अगर आपका कंक्रीट उतना वर्केबल नहीं हो पा रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि मास कंक्रीटिंग करनी है, बहुत डेंस रेनफोर्समेंट है और कंक्रीट बहुत ज़्यादा टाइट है, उसके अंदर जा नहीं रहा है, तो ऐसे केसेज में कंक्रीट को थोड़ा सा वर्केबल बनाने के लिए हम लोग कई बार एडमिक्सचर्स मिक्स करते हैं।